हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस एडुकेटर। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का क्वेश्चन पेपर, जो कि कल यानी कि 11 फरवरी को पूछा गया था। टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर था, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। तो जो आज मैं जो क्वेश्चन करने वाला वो 1 से लेकर 30 तक मैं क्वेश्चन आज इस हम सेशन में करेंगे। ओके, तो मैं अपने बारे में पहले बता देता हूँ कि मेरा नाम है अंकित कुमार और मैं डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से। कहाँ से? तो पटना तेरे से मैंने कंप्लीट कर रखा है। और मैंने हाल ही में मेरा सिलेक्शन हुआ है साइंटिफिक असिस्टेंट इन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च। और अभी जो आने वाला एग्जाम है बार के इंटरव्यू, इसके लिए भी शॉर्ट लिस्ट हुआ हूँ। ओके, चलिए तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था कि एज्यूम इनिशियल वैल्यू of register A is 08 in hexadecimal and B is 07 in hexadecimal and carry flag का initial value क्या है? 0 है। तो पूछा क्या गया है कि what should be the sequence of 8085 code to make the value in B thrice its original value। समझते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमारा एक से है माइक्रो प्रोसेसर से, ये तो आपको इतना मालूम होना चाहिए। ठीक, तो क्या बोला गया है कि ए में कुछ डेटा है, ठीक, 08H, और बी में कुछ डेटा है जो कि 07H है। अब बोला गया है कि कैरी फ्लैग का इनिशियल वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक, अब बोल रहा है क्या, कौन सा प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करेंगे ताकि लास्ट में ना जो बी में जो डाटा आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? थ्राइस होना चाहिए ओरिजिनल वैल्यू का। मतलब अगर 07 है, ठीक, इसका 3 गुना करेंगे तो कितना होगा हेक्साडेसिमल में? कितना आएगा? 15H। ये हेक्साडेसिमल में कितना आएगा इसका जब 3 गुना करेंगे? तो कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद बी में जो हमारा डेटा होगा वो 15H आएगा। ओके, और नहीं पता 15 कैसे आया? देखो, 7 है, 7 21, 21 को बाइनरी में चेंज कर लेना, ठीक, फिर इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करोगे तो इतना आ जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं कि पहला इंस्ट्रक्शन ऑप्शन के थ्रू चलते हैं हम। ठीक, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, क्या है? मूव ए कोमा बी, मतलब बी का जो डेटा है वो ए में मूव हो जाना चाहिए। तो ए में क्या था हमारा? 07। अब बी में क्या हो जाएगा हमारा? बी में पहले क्या था? 07। ठीक, और ए में क्या था हमारा? 08। ओके, अब देखिए पहला इंस्ट्रक्शन के बाद क्या आएगा? ए में हमारा रहेगा 07 और बी में हमारा रहेगा 07 ही। ठीक, मूव ए कोमा बी। अब क्या बोल रहा है? 8B इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। क्या होगा? दोनों एड हो जाएगा, 7 7 14। 14 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखेंगे? 14 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं? 0E। तो हेक्साडेसिमल में क्या हो जाएगा? ये 10E। ठीक, 8B इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया। अब RLC इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। RLC का मतलब क्या होता है? रोटेट लेफ्ट कैरी विथ रोटेट द सॉरी, देखिए क्या होता है, रोटेट द बिट विथ कैरी। ठीक, किधर रोटेट करना है? लेफ्ट साइड में करना है। तो 1 किलोमीटर में क्या है? 0 0 0 0। ई क्या होता है? 1। कितना हो? ई मतलब 14 हो गया ना। तो 8 4 12 और 13 14, 1110। ओके, ठीक, और कैरी फ्लैग क्या बोला इनिशियली में? 0 है हमारा है। ओके, अब देखो इसको मूव कराते हैं। मूव करने में क्या होगा? ये सब लेफ्ट साइड मूव करेगा, ये राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड है कि नहीं? और ये हमारा है कैरी फ्लैग। तो सबको मूव कराते हैं। ये वाला हमारा कहाँ चला आएगा? यहाँ पे। ठीक, और दूसरा है कि यहाँ पे कुछ चला जाएगा कैरी के पास। तो कैरी के पास रहेगा 0 और इधर आ जाएगा 0। ये बड़े आगे खसक जाएगा 0 1 1 1 0 0 0। ठीक, इतना आ जाएगा। कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद? RLC इंस्ट्रक्शन। ठीक, तो अब ए में क्या आ गया? देखिए इसको हम कर लेते हैं हेक्साडेसिमल में चेंज। तो ये क्या है? 1, और ये क्या है? 1 2 1 2 4 8।
ये क्या 12 है, तो 12 को हम क्या लिखेंगे हेक्साडेसिमल में, सी लिखेंगे। होता है ना A10 B11 C12, तो 8 से 12 हुआ तो 1CH। अब क्या आ गया एक्यूमुलेटर में हमारा डेटा 16 आ गया इन हेक्साडेसिमल। अब क्या बोल रहा है मूव बी कोमा ए, मूव बी कोमा ए। अब बोल रहा है ए को बी में मूव कर दो, तो अब बी में क्या आ जाएगा हमारा 16, लेकिन आना क्या चाहिए था हमारा 15 आना चाहिए था। जो डेटा है 15 आना चाहिए था, मतलब ऑप्शन एक जो है ये गलत है। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन बी को, इसको मिटा लेते हैं। ठीक, पहला इंस्ट्रक्शन तो सेम था। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि RLC। अब क्या करना है RLC, इसके बाद ए कुमा बी हो गया, तो ए में जो डेटा था वो, जो बी में डेटा था वो ए में आ गया। अब रोटेट, बीट को रोटेट करना है किस साइड, लेफ्ट साइड, थ्रू विथ थ्रू कैरी। ठीक, तो हमारा ए में डेटा क्या है 0 0 0 0 और 7 है ना, तो 1 2 4 8 0 1 1 1। अब क्या करना है लेफ्ट साइड मूव करना है ना, तो इसको लेफ्ट साइड मूव करना है, तो लेफ्ट साइड क्या इस साइड। ठीक, ये अब सब, और ये वाला कहाँ चला जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, और एक कैरी में चला जाएगा, कैरी इक्वल टू 0 ही रहेगा। ठीक, तो 0 1 1 1 0 0 0 0। ओके, ठीक, ये हमारा अब आ जाएगा एक्यूमुलेटर में, कब, जब RLC इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तब। अभी हेक्साडेसिमल में कितना है 0 है, और 8 से 12 और 13 14 0EH है ये। अब एक्यूमुलेटर में डेटा क्या है 0EH, कब, RLC इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद। अब अगला इंस्ट्रक्शन 8B करते हैं, 8B, तो 0E और B में क्या हमारा 07। अब दोनों को जोड़िए, ये कितना आ गया, ये क्या होता है 15, 15 7 21, तो 21 को कैसे लिखेंगे 16 गुना 1 प्लस 5, तो हमारा 5 यहाँ चला आएगा और 1 के इधर चला आएगा, तो कितना आ गया 15 हो गया। अब एक्यूमुलेटर में डेटा क्या आ गया हमारा 15H, कब, जब 8B इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ तब। 8B इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा ए में डेटा जो है वो यहाँ भी है हमारा 15H। ठीक, अब अगला इंस्ट्रक्शन क्या है मूव बी कोमा ए, मतलब ए में जो डेटा है वो बी में मूव हो जाना चाहिए। तो ए में क्या हमारा 15 है, तो बी में भी क्या आ जाएगा हमारा 15H। ठीक, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप इसका प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ, क्या मैंने ये सही बताया है कि नहीं बताया है। आपको डाउट होगा लड़का क्या बता रहा है नहीं बता रहा है, ठीक है, तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये देखिए हमारा एक सिमुलेटर है जो कि 8085 का है। ठीक, ये कैसे काम करता है मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप जान लीजिए कि हमारा रजिस्टर है, ये हमारा मेमोरी है, इधर हम प्रोग्राम लिखेंगे, और ये हमारा फ्लैग रजिस्टर है नीचे। ठीक, तो पहले क्या बोला गया था कि ए में जो डेटा है हमारा वो क्या है हमारा 08 है। क्वेश्चन आप पढ़िएगा, ए में डाटा हमारा क्या है 08 है, और बी में क्या था हमारा 07 था। ठीक, 07 था। ओके, अब फिर से क्वेश्चन देखते हैं, देखिए वही लिखा है 07 था। अब हम ये दूसरा वाला इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखते हैं मूव ए कोमा बी, तो पहले हम मूव ए कोमा बी लिख लेते हैं, मूव ए कोमा बी। ठीक, फिर क्या था हमारा RLC। ओके, उसके बाद 8B था, 8B, उसके बाद क्या था RLC 8B, फिर मूव बी कोमा ए। ठीक, फिर मूव बी कोमा ए, इसके बाद हॉल्ट ऑपरेशन देखिए ख़त्म करते हैं इसको। पहले हम क्या करेंगे इसको लोड करेंगे मेमोरी में, तो लोड कर दिए मेमोरी में। ओके, हमारा ये मेमोरी में लोड हो गया। कहाँ पे लोड होगा वो देखिए, PC काउंटर क्या शो कर रहा है 0808 0800 एड्रेस के पास जाएंगे, ये हमारा डेटा लोड हो गया। ठीक, ओके, अब हम चेक करते हैं असेंबलर के द्वारा हम एक बार हर एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक, एक एक इंस्ट्रक्शन क्या रन करवाएंगे। ओके, ध्यान देते रहिएगा। ठीक, यहाँ पे कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है मूव ए कोमा बी। अभी देखिए ए में हमारा 08 डेटा है और बी में क्या है 07 है।
अभी देखिए हम अगला इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये डेटा बदल जाएगा। बदला कि नहीं बदला? ए में देखिए 07 आ गया। ठीक, आप क्या करना, RLC इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो देखेंगे क्या ए में कोई बदलाव आता है कि नहीं आता है। ठीक, अब देखिए ए में भी कुछ चेंज आएगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, देखिए 0E हो गया। यहाँ मैंने बताया था कि क्या हो जाएगा, 0E हो जाएगा जब RLC इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक, अब देखिए अब क्या कर रहा है, ऐड भी कर रहे हैं, मतलब दो डेटा को हम ऐड करेंगे और उसका जो रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर में आके सेव होगा। तो देखिए दोनों की ऐड की हमने, एक्यूमुलेटर में डेटा हमारा 15 आ गया जो कि हेक्साडेसिमल में है। अब अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, मूव बी कोमा ए, मतलब ए में जो डेटा है वो बी में कॉपी कर दो। तो देखिए ए में जो डेटा है वो बी में कॉपी हो गया। अब बी में हमारे पास कितना आ गया, 15H, जो कि हमारा पहले जो डेटा था उसका 3 गुना है हेक्साडेसिमल में। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इतना डिटेल में शायद ही कोई टीचर आपके साथ डिस्कस करे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है माइक्रो कंट्रोलर 8085 से। क्या, व्हाट विल द कंटेंट इन रजिस्टर ए में पूछा है क्या होगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉलोइंग कोड इन 8085। ओके, ये हमारा कोड दिया गया है। अब 8085 तो मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन कोशिश करता हूँ बताने का। ठीक, पहला क्या है, क्लियर है। क्लियर ए से मालूम तो चल रहा है कि एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा होगा उसको क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, मतलब 00 कर देगा। फिर क्या बोल रहा है, मूव R नॉट और 77H, ये क्या हमारा डेटा है। ठीक, ये हमारा क्या रजिस्टर होगा। अब क्या होगा, ये जो डेटा है वो इसमें मूव हो जाना चाहिए। ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड टाइप का इंस्ट्रक्शन है। ठीक, इतना मालूम चल रहा है, मतलब R नोट एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर जिसमें डेटा हमारा 77H आ रहा है। तो अभी R नोट कोई एक रजिस्टर है जिसमें डेटा हमारा 77 लोड कर रहे हैं। ओके, अब क्या है, CPLA। अब ये इंस्ट्रक्शन का मतलब नहीं पता, तो 8085 में CPLA इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि ए में कोई भी जो डेटा है, जो भी डेटा है ए में, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना है। तो ए में हमारे पास अभी क्या है, 00 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होके क्या आ जाएगा, 11। ठीक, आपको डाउट हो रहा होगा ये सही है कि नहीं सही है। तो देखिए CPL का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ईच बिट ऑफ ए। ठीक, अब देखिए ये R नोट है, R1 है, तो हमारा मेमोरी जो है 4 सेगमेंट में डिवाइड होता है 8051 में। ओके, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। तो यही बोल रहा है कि मूव R नोट कोमा 77H, मतलब इस एड्रेस पे जो डेटा होगा उसको कहाँ मूव कर दो, इस पे क्या आना, एक डेटा आना चाहिए जो कि हमारा जो है 77H होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, ओके, ये CPL क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। अब अगला इंस्ट्रक्शन क्या है, एक्सोर करना है। एक्सोर किसको किसको करना है, ए और R नोट को, मतलब ए क्या है हमारा 1111 है। ठीक, ए हमारा है, और R नोट में क्या है 7 1000 1000, ये एक और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, इसको एक्सोर कर देना है। 10 क्या हो जाएगा, 1 1 1 0 1 1 1 0। ठीक, अब ये जो रिजल्ट आया ये कहाँ पे सेव होगा। ठीक, अब जो ये रिजल्ट आया हमारा ये कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे जाएगा। तो देखिए क्या है, XLR इंस्ट्रक्शन, XLR ये बार हमारा इंस्ट्रक्शन है। ठीक, तो क्या लिखा है कि जोड़ ईच बिट ऑफ ए विथ सेम बिट ऑफ एन, एंड जो रिजल्ट है उसको ए में डालो, कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में डालो। तो अब जो डेटा ए में आएगा वो क्या आएगा हमारा 1 2, कितना है ये 1 2 4, तो क्या है हमारा है 7 ये अब हमारा डेटा एक्यूमुलेटर में है। अब क्या बोल रहा है, मूव R नोट कोमा ए। अब क्या बोल रहा है, मूव इंस्ट्रक्शन है, तो मतलब R नोट में जो डेटा था, तो R नोट में क्या था हमारा 7 ठीक, R नोट में हमारा क्या था 7, तो मूव होगा तो ए में अगेन फिर वही हमारा डेटा रह जाएगा 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 77H, राइट आंसर। ओके, देखिए क्या, मूव ए R नोट, दिस इंस्ट्रक्शन इज इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इन दिस मोड डेटा इज कॉपीड टू द एक्यूमुलेटर विच इज स्टोर्ड एट एन 8 बिट एड्रेस लोकेशन। ठीक, इसमें क्या होता है, मूव ए कोमा R नोट में क्या होता है, R नोट एड्रेस लोकेशन पे जो डेटा है
वो मूव हो जाना चाहिए ए वाले रजिस्टर में। तो वही लिखा है कि इन दिस डेटा मोड डेटा इज कॉपी टू द एक्यूमुलेटर, डाटा क्या होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए एक्यूमुलेटर पे। कहाँ से, विच इज स्टोर इन 8 बिट एड्रेस लोकेशन रजिस्टर R0। तो R0 एड्रेस लोकेशन पे जो डेटा है वो कहाँ पे आएगा, हमारा एक्यूमुलेटर में। इसी को इसका मतलब वही होता है। ठीक, अब ये पढ़ लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, आई होप कि आप सब लोगों ने बना लिया होगा इस क्वेश्चन को। पूछ रहा है कि आइडियल लो पास फिल्टर का कौन सा फोटो है। तो आइडियल लो पास का फिल्टर का फोटो कौन सा है, ये वाला फिल्टर का हमारा फोटो है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3 बी नहीं होगा और 3 होगा, ये सी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर। अगेन हमारा क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर से। तो इस बार जो माइक्रो प्रोसेसर का वेटेज बहुत ज़्यादा रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन को इस पोर्शन को आप इग्नोर नहीं कीजिए। माइक्रो प्रोसेसर भी आजकल हर जगह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये आ गया हमारा जंप इंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि एक कैरी फ्लैग इनिशियली क्या है, 0 है, एंड बोथ रजिस्टर ए एंड बी हैज सेम वैल्यू 50H, and how many times the NOP instruction will be executed if following code is executed in 8085 microprocessor। तो क्या बोल रहा है कि कैरी फ्लैग स्टार्टिंग में क्या है, 0 है। ए और बी में डेटा क्या है, 50H है और 50H है। ठीक, अब बोल रहा है कि ये नॉप इंस्ट्रक्शन कितने बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक, एग्जीक्यूशन कितने बार होगा नॉप इंस्ट्रक्शन का। नॉप, ठीक, एक बार तो होगा। ठीक, पहला बार हुआ। ओके, अब दूसरा बार जब दूसरा 8B में आएगा। ठीक, तो 8B इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, दोनों ऐड होगा। दोनों ऐड होगा कि नहीं ऐड होगा। तो दोनों जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 0 0 0, 5 5 10, 10 को क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक, ए लिखेंगे। अब इसके बाद सोचना है आपको, क्या हमारा कैरी फ्लैग अफेक्ट करेगा इस इंस्ट्रक्शन के बाद। तो क्या होगा, नहीं। कैरी, क्या कोई कैरी जनरेट हुआ, नहीं जनरेट हुआ, मतलब कैरी अभी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक, अब अगला इंस्ट्रक्शन RLC एग्जीक्यूशन होगा, RLC का एग्जीक्यूट करेंगे। तो RLC, तो इसको हम लिख देते हैं बिट में, बिट के फॉर्म में। तो क्या था हमारा 10 1 0, सॉरी 1 1 0 0, 8 2 10 हो गया, और 0 को लिखते हैं 0 0 0 0। ठीक है, अब क्या करना है, लेफ्ट की तरफ मूव कराना है विथ कैरी। ठीक, तो लेफ्ट की तरफ मूव कराना है, तो लेफ्ट की तरफ मूव कराना है। शायद पिछले वाले वीडियो में मैंने सही बताया ना, लेफ्ट, हाँ लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मूव कराना है विथ कैरी। कैरी में भी 0 है, मतलब ये वाला जो है एक इधर चलाएगा और दूसरा वाला एक इधर चलाएगा, समझा। तो एक यहाँ आ गया। ठीक, और अगला वाला बिट यहाँ आ गया, फिर अगला बिट यहाँ आ गया, अगला बिट यहाँ आ गया, फिर ये बिट आगे चला जाएगा, 0 0 0 1, और कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, अभी 0 से हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, इतना काम होगा कब, RLC इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट जब करेंगे। तो देखिए इतना बड़ा काम हो रहा है। क्या पहले तो रोटेट कर रहा है, किस साइड, लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है, विथ कैरी कर रहा है, थ्रू कैरी कर रहा है। ठीक, अब एक्यूमुलेटर डेटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 और 1। ठीक, ये एक्यूमुलेटर डेटा ये आ जाएगा, और कैरी फ्लैग क्या हो गया, अभी चेंज हो गया। आप खुद से सवाल कीजिए, क्या अभी कैरी फ्लैग हमारा अफेक्ट हुआ है, क्या अभी कैरी फ्लैग इफेक्ट हुआ है, कैरी फ्लैग इफेक्ट किया है। हाँ हाँ किया है, कि 0 से 1 हो गया। तो क्या हो गया, कैरी फ्लैग क्या हो गया हमारा, 0 से 1 हो गया, मतलब इफेक्ट किया है। ठीक, अब अगला इंस्ट्रक्शन पड़ेगा, जंप इफ नॉन जीरो। क्या बोल रहा है, ये इंस्ट्रक्शन जब पढ़ेगा इसका मतलब क्या होता है, जंप। अगर कैरी फ्लैग हमारा इफेक्ट नहीं करता, मतलब 0 का 0 ही रहता, तो ये वापस यहाँ पे चलाता, बैक कहाँ है, यहाँ पे, वापस यहाँ पे आ जाता। ठीक, लेकिन अभी क्या हुआ, कैरी फ्लैग हमारा इफेक्ट कर गया, तो क्या अगला इंस्ट्रक्शन पे चलाएगा, समझ रहा है। ये
इस हॉल्ट इंस्ट्रक्शन पे कब नहीं आता, जब हमारा कैरी फ्लैग अफेक्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या होता है, जेएनसी का मतलब जंप इफ नो जीरो। जंप कब करना है, जब हमारा कैरी फ्लैग जीरो हो। लेकिन कैरी फ्लैग तो आरएलसी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद तो चेंज हो गया हमारा, हो गया कि नहीं। आरएलसी इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट किए तो कैरी फ्लैग हमारा 0 से 1 हो गया। तो जेएनसी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कैसे करेगा, इसका मतलब ही होता है कि जब कैरी फ्लैग हमारा 0 हो तभी हम ये जंप करेगा कहाँ पे, यहाँ पे वापस बैक के पास आएगा। लेकिन अब नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कैरी फ्लैग हमारा अफेक्ट हो गया, तो अगला इंस्ट्रक्शन के पास पास हो जाएगा। ठीक, तो हॉल्ट तो इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा प्रोग्राम हमारा। और टोटल कितने बार इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ा, मात्र एक बार। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, इसका भी प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ओके, क्या मैंने सही बताया है या गलत बताया है, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये हम प्रोग्राम क्लियर करते हैं। क्या बोला क्या था, ए में हमारा क्या था 105, क्या था 50 है स्टार्टिंग में, है ना। इनिशियली क्या था हमारा 50 ए में है, और बी में भी सेम डेटा, अरे यार 50 है। ठीक, अब लिखते हैं हम अपना प्रोग्राम। नॉप एड बी, पहले बैक इंस्ट्रक्शन दिया है, फिर नॉप, फिर एड बी, फिर अगला क्या है हमारा आरएलसी, आरएलसी जंप कहाँ पे, बैक के पास। ओके, फिर आरएलसी जंप और फिर होल्ड। ठीक, अब इसको लोड करते हैं। लोड हो गया हमारा। अब देखिए ए है, बी में 1550 डेटा हमारा है। अब देखिए नॉप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, हो गया। अब होगा दूसरा इंस्ट्रक्शन 8B वाला, तो दोनों डेटा 8 होगा हमारा। तो 8 करने के बाद देखिए ए में क्या चेंज होता है, 10 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब आरएलसी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। देखिए अभी कैरी फ्लैग हमारा इफेक्ट नहीं किया, नहीं किया कैरी फ्लैग इफेक्ट। अब हम आरएलसी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या कैरी फ्लैग इफेक्ट करता है, क्या 0 से 1 होता है। देखिए कैरी फ्लैग हमारा इफेक्ट हो गया, हुआ कि नहीं। और किलोमीटर में डेटा चेंज हुआ है, ये 4-1 हुआ है ना। मैं थोड़ा यहाँ कुछ गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे 4-1 होगा, 1-2, सॉरी 1 सेकेंड। देखिए क्या गलती वहाँ हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे जो है ना, ये वाला यहाँ इधर आएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इधर 1 होगा, और ये वाला इधर चला गया। ठीक, ये सॉरी गाइस, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। देखिए A0 है ना, A0 को हम जब लिखेंगे बाइनरी में, तो ये 1 सेकेंड, इसको देखिए 0 0 ये तो सही है, लेकिन हम एक क्या होता है हमारा 10 होता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 12 लिख दिया, तो ये 0 होगा और ये हमारा 1 होगा। ओके, तो देखिए 1 0 1 0 0 0 0 0। ठीक, अब जब आरएलसी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, ये D7 बिट हमारा इधर चला आएगा, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, और ये यहाँ चला आएगा, और एक चला जाएगा कैरी में चला जाएगा। ठीक, तो देखिए जब अब आरएलसी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये 1 वाला बिट यहाँ पे आ जाएगा 1, और एक कैरी में चला जाएगा। कैरी अब 0 ना रह के 1 हो जाएगा, ये 1, और अगला वाला बिट यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर ये बिट यहाँ पे आ जाएगा 0, ये बिट आगे आ गया, अगला बिट आगे आ गया, ये बिट यहाँ पे आ जाएगा, ये अगला बिट 1 आ जाएगा, और ये बिट 0 चला आएगा। अब देखिए ये कितना है हमारा 1 2 4 4 और 1। अब हेक्साडेसिमल, अब हमारा किलोमीटर में क्या आ जाएगा डेटा 41H। ठीक, तो ये हमारा मिस्टेक हुआ था, बहुत ध्यान से करने का चीज़ है ये सब। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ जो हम कर रहे थे। ओके, देखिए जेएनसी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए, अब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक, कैरी फ्लैग हमारा इफेक्ट हो गया। देखिए अभी अगर इफेक्ट नहीं करता तो ये वापस बैक के पास आता। अगर हम ये कैरी फ्लैग इफेक्ट नहीं करता, अगर हम अगला इंस्ट्रक्शन देंगे अभी, तो ये बैक के पास ना आके अगला इंस्ट्रक्शन होल्ड के पास चला जाएगा। देखिए होल्ड चला गया, अब हमारा ख़त्म हो गया एग्जीक्यूशन। तो टोटल कितने बार
एग्जीक्यूट हुआ नॉप इंस्ट्रक्शन एक बार, तो ये इसलिए हमारा आंसर 1 है। ओके, तो गाइस टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, अब मैं प्रैक्टिकल नहीं करूँगा। अब प्रैक्टिकल चीज़ ख़त्म हुआ, अब अपन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा मॉसफेट एनालॉग से है। ओके, लिखा गया कि टू एन चैनल मॉसफेट आर फैब्रिकेटेड एंड बायस्ड। ठीक, 2 एन चैनल मॉसफेट है, किस तरह से फैब्रिकेट करा गया है in saturation region in such a way that the first one has width as well as VGS minus VTH double as of the second one, all other parameters remain same। तो ये फॉर्मूला हमारा लगेगा, तो क्या बोल रहा है, विड्थ जो है क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक, और VGS माइनस VTH क्या भी हो रहा है, डबल हो रहा है। तो 2 VGS माइनस VTH भी डबल हो रहा है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये पहला है IDS1, IDS1 का ये इक्वेशन है, और IDS2 का ये इक्वेशन है। क्या हो रहा है, सारा पैरामीटर सेम है। ठीक, विड्थ को डबल कर रहे हैं और ये VGS माइनस VTH को डबल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 VGS माइनस VT, तो कितना आ गया 8W VGS माइनस VTH। तो IDS1 अपॉन IDS2 का रेशियो कितना आ गया, 1:8। ओके, या देखिए या फिर 8:1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा सही आंसर हमारा। ओके, तो क्या बोला है दूसरे वाले से ना, अच्छा मैंने यहाँ उल्टा ले लिया है। ये बोला है कि जो दूसरा वाला ID करंट है, दूसरा वाला जो मॉसफेट है, उसकी तुलना में हमारा पहला वाला मॉसफेट क्या है, पहले वाले मॉसफेट का विड्थ डबल है और VGS माइनस VTH भी डबल है, तो यह वही रेशियो पलट जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है BGT से सबसे सिंपल क्वेश्चन। ठीक, पहला पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग रीजन में हमारा BGT किस तरह से काम करता है, सॉरी लीनियर रीजन में हमारा BGT किस मोड में रहता है। तो लीनियर रीजन की हम कहते हैं एक्टिव मोड रीजन। तो एक्टिव में पता होगा हमारा क्या होता है, बेस मीटर, फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस हमारा किस में होता है, रिवर्स बायस। देखिए लिखा है फॉर द BGT एक्टिव रीजन कंडीशन क्या है, बेस मीटर जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड और बेस कलेक्टर हमारा रिवर्स। तो ऑप्शन देख लीजिए, बेस मीटर फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस है, बेस कलेक्टर हमारा रिवर्स, तो पहला ऑप्शन सही हमारा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। ठीक, ये क्वेश्चन भी थोड़ा इजी है, मॉडरेट लेवल का। ओके, पूछ क्या रहा हमारा, कलेक्टर करंट। ये देखिए माइक्रो एम्पीयर में मारा लड़का, जो साफ ही गलत है। माइक्रो एम्पीयर में कभी कलेक्टर करंट होगा, लिख भी दिया कि करंट गेन हो रहा है। कलेक्टर करंट कभी माइक्रो एम्पीयर में, ये तो कभी हो भी नहीं करेगा, मतलब मिली एम्पीयर में कुछ होगा। अब कैलकुलेट करते हैं, क्या लिखा है, कॉमन बेस करंट गेन दिया है, मतलब अल्फा दिया हमारा 0.99, तो बीटा कितना आ जाएगा 1 अल्फा 1 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा ना बीटा इतना। अब क्या बोल रहा है, कलेक्टर बेस सेचुरेशन करंट दिया है 1 माइक्रो एम्पियर, मतलब ICBO दिया है हमारा 1 माइक्रो एम्पियर। ओके, अब इट इज ऑपरेटेड विद बेस करंट ऑफ 50 माइक्रो एम्पियर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या बोला, कलेक्टर करंट निकालना है ना, तो कलेक्टर करंट क्या होता है, देखिए बीटा IB प्लस ICEO होता है कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला। तो बीटा IB प्लस IC को क्या लिखेंगे 1 प्लस बीटा ICBO। तो बीटा कितना हमारा 99, IB कितना 50 माइक्रो एम्पियर, तो मिली एम्पियर में क्या लिखेंगे हम 50/1 2 3 0 0.05 प्लस 100 इंटू 0.001। ठीक, इसको काट देते हैं, कट्टम पिट्टी 3 कट गया, 0.1 आ गया, ये 0.1 और इधर 99 गुना 0.05 करेंगे, कितना आएगा
4.95। अब दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 5.05 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन है, ठीक। तो ये हमारा टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मैं कोई भी डिस्कशन इसके ऊपर नहीं करूँगा, कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए मैं इससे बाहर हूँ। ओके, आप जाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक। क्या बोल रहा है, करंट पूछा है, ठीक। करंट यहाँ क्लोज किया स्विच तो करंट क्या बहेगा आफ्टर इमिडिएटली पूछा है ना, एट टी इक्वल टू 0। देखिए इंडक्टर ग्राफ किस तरह से बनता है, इस तरह से ग्राफ बनता है कि नहीं, ठीक। ये इंडक्टर है, इंडक्टर टी इक्वल टू 0 पे क्या होता है, स्लोप क्या हो रहा है, इन्फिनाइट हो रहा है, टेन थीटा, 1090 क्या होता है, इन्फिनाइट। मतलब डी आई बाई डी टी क्या है, 10 0 पे क्या है, इन्फिनाइट है। तो वोल्टेज क्या हो जाता है, एल इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी, टी इक्वल टू 0 पे क्या है हमारा, इन्फिनाइट है। तो वोल्टेज भी इन्फिनाइट है, मतलब क्या, ओपन सर्किट। तो ये क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 0 एट, ये तो पढ़ा होगा आपने, एट टी इक्वल टू 0 इंडक्टर हमारा, इंडक्टर बिहेव एज ए ओपन सर्किट। तो ठीक, ये तो आपने ये पढ़ा होगा आपने, इंडक्टर क्या टी इक्वल टू 0 पे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो जैसे स्विच ऑन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा हमारा, तो एक सिंपल हमारा इस तरह से बन जाएगा। ये हमारा 10 वोल्ट 10 ओम, ठीक। ये हमारा 10 ओम। अब करंट कैसे बहेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, क्या इधर पर आएगा, इधर क्यों आएगा, इधर तो आएगा ही नहीं क्योंकि उसमें तो रेसिस्टर मिल गया इसको, इधर से पास हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो करंट बहेगा 10/10 1 मिली एम्पियर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहे कितना बल्ब लगाएंगे, हाउ मेनी बल्ब। एक बल्ब है, कितना इसका रेटिंग है, 100 वाट 200 वोल्ट। एक दूसरा बल्ब है, उसका रेटिंग कितना है, 50 वाट 200 वोल्ट। इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्या रहेगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर 200 × 200/100 200 400। ये कितना आ जाएगा, 200 200 400 800 आ जाएगा 800। तो क्या बोल रहा है कि व्हेन कनेक्टेड, क्या बोल रहा है, जो पहला बल्ब है हमारा इस रेटिंग वाला, इसको सीरीज में लगाना है, कनेक्टेड इन सीरीज विल कंज्यूम सेम पावर, ठीक। ताकि उतना ही पावर कंज्यूम करे जितना कि पहला बल्ब हमारा कंज्यूम कर रहा है। पहला बल्ब जितना पावर कंज्यूम कर रहा है तो उतना ही पावर पहले वाले बल्ब भी कंज्यूम करे, ठीक। तो उसके लिए हमें कितना इस रेटिंग का बल्ब हमें सीरीज में लगाना होगा, ओके, यही क्वेश्चन है। तो ये इसका रेसिस्टेंस कितना है, 800 ओम का है, ये 400 ओम का है। तो हमको 400 ओम और बढ़ाना है, तो एक को और बल्ब सीरीज में लगा देंगे, तो मैक्सिमम तो 2 बल्ब लगा देंगे सीरीज में, तो सेम पावर कंजप्शन करेगा, ठीक। तो करंट देखिए, अरे आई इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आर। वोल्टेज तो क्या बोला, सेम वोल्टेज सोर्स है कि नहीं, तो वी अपॉन कितना हो गया 800। इसमें करंट कितना बह रहा है, वी अपॉन 800, ठीक। अब इसमें भी करंट उतना ही बहना चाहिए, मतलब वी अपॉन 800 करंट बहना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल कितना बह रहा है, V/400 बह रहा है, मतलब 400 और चाहिए, तो एक बल्ब और लगा देंगे। तो यहाँ भी करंट हमारा V/800 बह रहा है। अब जितना दोनों में सेम करंट बह रहा है तो पावर कंज्यूम सेम करेगा, पावर कंजप्शन भी सेम होगा, पावर प्रोपोर्शनल टू करंट, ओके, जब हमारा वोल्टेज सेम है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आगे हमारा लॉसलेस ट्रांसमिशन से, ठीक। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है, बहुत बार बनाए होंगे इस तरह का क्वेश्चन, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक। VSWR दिया है, पूछा रिफ्लेक्टेड पावर क्या होता है। तो VSWR क्या होता है, 1 प्लस रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट 1 माइनस रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट। तो 1.5 दिया है, तो 1 प्लस रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट अपन 1 माइनस रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट, सॉल्व कर लीजिए, 1.5 माइनस 1.5 रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट 1 प्लस, ठीक। तो इसको इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट, इधर 0.5, ओके, ठीक। ठीक है ना सब कुछ, अरे यार
2.5 नहीं हुआ है। देखो ये सब गलती एग्जाम में नहीं करना होता है। ठीक, 2.5। ओके, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना आ गया? 5/0.5 अपन 2.5, मतलब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना आ गया हमारा? 1/5। ठीक, अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होता है वी मैक्स अपॉन वी रिफ्लेक्टेड पावर अपॉन इंसिडेंट पावर। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो इसको हम क्या करते हैं ना, पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो वी को क्या लिखेंगे ना, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना, तो इसको लिख लेते हैं पी आर, रूट अंडर पी आर। तो रिफ्लेक्टेड पावर अपॉन आर, ठीक, मतलब ये जेड लिख दीजिए इम्पिडेंस इसका। नीचे लिख देंगे पी इंसिडेंट पावर अपॉन और जो एंटीना का हमारा इम्पिडेंस है। ओके, तो क्या हो जाएगा, एंटीना इम्पिडेंस तो कट हो जाएगा, तो बचेगा पी रिफ्लेक्टेड पावर अपॉन इंसिडेंट पावर इक्वल टू रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा पी रिफ्लेक्टेड पावर अपॉन पी इंसिडेंट पावर। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना आता है? 1/5, तो 1/25 हो जाएगा हमारा। और रिफ्लेक्टेड पावर पूछा है और इंसिडेंट पावर हमें दिया है कितना? 50 वाट। तो रिफ्लेक्शन पावर पूछा है और दिया हमारा इंसिडेंट पावर 50 वाट, तो 25 दूनी 50, तो रिफ्लेक्टेड पावर हम कितना आ जाएगा? 2 वाट। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारा। देखिए ये फॉर्मूला मैंने यूज़ करा है। ओके, इस पे जाके आप डेटा डालिएगा, रिफ्लेक्टेड पावर का वैल्यू आ जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन है। किससे? हमारा ये इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं, मतलब यही अरे मेजरमेंट से है। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि एमीटर है, इसका रेंज क्या है? 1 एम्पियर का रेंज है और चेंज इन रीडिंग ऑफ 1 मिली एम्पियर फॉर एवरी मिली एम्पियर चेंज इन इनपुट। हर 1 मिली एम्पियर का जो चेंज होता है वो सेंस कर पाता है। क्या लिखा है कि सोज चेंज इन रीडिंग ऑफ 1 मिली एम्पियर। ऐसे मान लीजिए 26 मिली एम्पियर से 26 मिली एम्पियर इनपुट में बदलाव आ रहा है, तो आउटपुट में भी वह बदलाव दिखाता है। ठीक, 1 मिली एम्पियर का वही लिखा है कि इन shows in reading of 1 milliampere for every milliampere change in input and doesn't respond to a smaller current change। अगर इनपुट में 1 मिली एम्पियर से कम बदलाव आता है तो आउटपुट में कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं आता है, मतलब कोई भी बदलाव नहीं शो करता है। ठीक, वही चीज़ लिखा है। इट्स रेजोल्यूशन व्हेन रिफर टू फुल स्केल। क्या पूछ रहा है? इसका रेजोल्यूशन पूछ रहा है। तो रेजोल्यूशन पूछ रहा है कि नहीं? तो रेजोल्यूशन क्या होता है? चेंज इन इनपुट, मतलब कितना चेंज सेंस कर पा रहा है हमारा इंस्ट्रूमेंट। तो चेंज ऑफ इनपुट, ठीक, अपॉन फुल स्केल रिफ्लेक्शन इनटू 100। तो कितना मिली एम्पियर का चेंज मतलब सेंस कर पा रहा है? तो ये 1 मिली एम्पियर का चेंज सेंस कर पा रहा है। 1 मिली एम्पियर का चेंज, ये क्या बदलाव? डेल इनपुट है ये हमारा। ठीक, और फुल स्केल क्या हमारा? 1 एम्पियर, तो इसको लिखेंगे 1000 मिली एम्पियर इंटू 100। कट गया तो बचा 0.1%। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए सेम इसी तरह का और क्वेश्चन था हमारा। ठीक, देखिए एक एमीटर दिया, इसका यूनिफॉर्म स्केल विथ 50 डिवीज़न। मतलब ये देखिए ये जो टोटल है यहाँ पे, ये क्या हमारा 50 डिवीज़न है इसका स्केल। तो वही लिखा है कि कोयल एमीटर हैज़ ए यूनिफॉर्म स्केल ऑफ 50 डिवीज़न। मतलब ये जो बटा हुआ है, डिवाइड किया हुआ जो दिख रहा है स्पेस, ये 50 गो ऐसा बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 ऐसे 50 गो है। ठीक, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो यहाँ ये जब काटा यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है तो क्या हमारा होता है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब पूरा जो मैक्सिमम करंट जितना मेजर कर सकता है हमारा एमीटर उतना शो करता है। तो कितना शो करता है यहाँ? 10 एम्पियर। ठीक, तो मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो कितना? 10 एम्पियर तक शो करता है हमारा फुल स्केल डिवीजन। मतलब 50 डिवीज़न अगर हमारा जो नीडल पार कर गया तो 10 एम्पियर शो करेगा। अब क्या बोला? द इंस्ट्रूमेंट कैन रीड अप टू 150
1/5 ऑफ द स्केल डिवीजन। मैं बोल रहा है क्या कि इंस्ट्रूमेंट जो है कहाँ तक रीड कर पाता है, ये जो एक जो पार्ट है ना, ये वाला, यहाँ से लेकर ये वाला, ये छोटा सा जूम कर दीजिए, ये वाला जूम वाला, फिर अगला दूसरा वाला है ये, तो इसका 1/5 तक, ये जो 1 स्केल डिवीजन है ना, 1 स्केल डिवीजन, 1 स्केल डिवीजन है, इसका 1/5 तक ये सेंस कर पाता है। वही लिखा है, कैन रीड अप टू 1/5 ऑफ द स्केल डिवीजन विथ ए फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। फिर पूछ रहा है क्या, द रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसका रेजोल्यूशन पूछ रहा है। तो 50 डिवीजन में कितना हो गया, 10 एम्पियर। अब जानना चाहते हैं हम कि एक डिवीजन में कितना करंट पता कर पाएगा। तो 1/50 एम्पियर है कि नहीं, 1/5 एम्पियर। अब क्या बोला, 1/5 ऑफ द स्केल डिवीजन, मतलब ये क्या हमारा एक स्केल डिवीजन है। अब इसका 1/5 देखना है, तो कितना 1/5 कितना होगा, 1/25 एम्पियर, 1/25 एम्पियर हो गया। तो इसको मिली एम्पियर में बदल लो, तो 0.04 एम्पियर। ठीक, तो इसको बदलेंगे मिली एम्पियर में, तो कितना आ जाएगा, 40 मिली एम्पियर। तो 40 मिली एम्पियर, ऑप्शन डी सही हमारा है। ओके, ये बस फोटो में बताने के लिए यहाँ देखिए, इसका फुल स्केल डेफिनेशन कितना है, 5 एम्पियर ही है, मतलब मैक्सिमम 5 एम्पियर मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसका कितना है, 10 एम्पियर है। ये बस मैं फिगर दिखाने के लिए लिया था कि देखिए उसका जो इसका जो रिजोल्यूशन है ये इतना है, 0.05। 41 मिनट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 13 नंबर। तो आप बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ये। तो ये क्या पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूशन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये 14 नंबर में भी कोई एक्सपर्टीज नहीं है हमको, तो इसलिए मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा इस क्वेश्चन को। और 15 नंबर हमारा क्या है, ये है रजिस्टर टेम्परेचर डिटेक्टर से है। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि आपको रेसिस्टेंस दिया है 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो रेसिस्टेंस हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 100 ओम। ठीक, अब बोले क्या टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कितना पावर डिसिपेट करेगा हमारा रजिस्टर। तो टेम्परेचर कितना बढ़ा दिए, 25 था पहले, हमारा हो गया रजिस्टर 125 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो कितना टेम्परेचर बढ़ा, 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा। तो 100 डिग्री बढ़ा, तो 100 डिग्री जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, देखिए पर डिग्री सेंसिटिविटी दिया है हमारा 1 ओम पर, मतलब 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो 1 ओम हमारा रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक, तो 100 ओम भी हमारा बढ़ जाएगा। तो पहले 100 ओम था, तो 100 ओम और बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 200 ओम। ठीक, किस टेम्परेचर पे, 125 डिग्री सेल्सियस पे। इसी पे हमारा पूछा गया है कि पावर डिसिपेट कितना होगा। तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। तो V हमारा दिया है 2.5 वोल्ट स्क्वायर/R, कितना हमारा 200 ओम। इसको सॉल्व करेंगे आप, 6.25 सॉरी कितना हो जाएगा, 2.5 का स्क्वायर 625 ठीक 6.25/20। इसको सॉल्व करने पे आएगा आपको 0.03125 वाट, और मिली वाट में 31.25 मिली वाट। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी आवर राइट आंसर। ओके, कैलकुलेशन आप थोड़ा देख लेना। ओके, अब चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। मीन पूछा है, तो मीन इसका आ जाता है हमारा 50, और वेरिएंस हमारा आ जाता है 0.02। ये मैंने कैलकुलेटर पर रखकर देखा तो सारा कुछ बता दिया, तो मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। वेरिएंस इतना आ गया, मीन हमारा इतना आ गया। मीन का फॉर्मूला ये होता है, सॉरी वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है। मीन तो पता होगा कि सबका जोड़ बटे जितना संख्या है हमारा, तो इसको जोड़ देना है और बटे कर देना है, 1 2 3 4 5 5, जितना आएगा ये हमारा हो जाता है मीन। ठीक, और मीन और वेरिएंस निकालने क्या करते हैं कि मीन में हर जो एलिमेंट है उसको हम माइनस करते हैं। ठीक, फिर इसका सम लेते हैं और फिर डिवाइड करते हैं बटे जितना हमारा संख्या है, जिससे हमारा वेरिएंस निकल आता है। चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा है कि एक रजिस्टर है जिसका वैल्यू R है, उसको हम वोल्टेज V के साथ